धारा विद्युत के इस तीसरे लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग ये कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए पहला टॉपिक है धारावाहक। आप जानते हैं कि चालक वो होते हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं और कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो चालक वे पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा अपने आप ही प्रवाहित नहीं होता है, उसके लिए आवेशों अर्थात धारावाहकों की आवश्यकता पड़ती है। तो धारावाहक अलग अलग चालकों में अलग अलग प्रकार का होता है। फर्क पड़ता है कि वो धारा चालक जो है, चालक कैसा है, चालक की प्रकृति कैसी है। चालक ठोस है क्या? ठोस है तो चालक दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है केवल चालक, चालक यानी धातु, धात्विक चालक, चांदी का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है। एक होता है अर्धचालक जिसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अर्धचालक के बारे में 14वां अध्याय जो है उसमें बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अभी थोड़ा बहुत इसको देख लेते हैं। अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक ऐसे पदार्थ है जिनकी चालकता चालक से कम लेकिन कुचालक से ज्यादा होता है, दोनों के बीच में आता है। तो अगर धात्विक चालक है तो वहां पर आवेश वाहक जो होगा वो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से प्लस की ओर चलता है, तब विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर चलता है। अर्धचालक जो होते हैं इसमें दो प्रकार के आवेश वाहक होते हैं, एक होल होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। होल जो होता है वो धनावेशित होता है और होल कोई नया प्रकार का आवेशित कण नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो अपना जगह छोड़ता है वो जगह रिक्त स्थान हो जाता है, खाली स्थान। वो खाली स्थान को ही हम बोलेंगे होल। तो ठोस में दो प्रकार के होते हैं चालक, एक चालक एक अर्धचालक। चालक में धारावाहक होगा इलेक्ट्रॉन और अर्धचालक में धारावाहक होगा होल और इलेक्ट्रॉन। मतलब चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है वो केवल इलेक्ट्रॉन के चलते प्रवाहित होता है, जबकि अर्धचालक में विद्युत धारा होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के चलते प्रवाहित होता है। इसके बाद मान लेते हैं कि हम लोग द्रव में आ जाते हैं। द्रव में आवेश धारावाहक जो होते हैं वो आयन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक कॉपर सल्फेट का विलयन ले लीजिए। कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन धनायन होगा और सल्फेट आयन ऋणायन होगा। तो इस कॉपर सल्फेट के विलयन में से अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो इन दोनों आयनों के चलते प्रवाहित हो रहा है। ठीक इसी प्रकार अगर गैस है, गैस में भी जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो वहां पर धारावाहक आयन होते हैं। अब मान लेते हैं कि वैक्यूम ट्यूब है। वैक्यूम ट्यूब मतलब वैक्यूम का मतलब क्या बोलेंगे? निर्वात, निर्वात नलिका। मतलब वहां पर हवा भी नहीं है, ठोस द्रव गैस कुछ नहीं है। मान लीजिए एक बॉटल है, इसके बॉटल के अंदर के हवा को हम लोग पंप करके बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर क्या बचता है? अंदर बचता है निर्वात यानी वैक्यूम। तो यहां पर विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगा? यहाँ तो ठोस द्रव गैस कुछ नहीं है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपके आवेश वाहक हो सकते हैं। चालक अगर है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो वहां पर कोई ना कोई धारावाहक जरूर होगा। अगला है श्रांति काल। श्रांति काल क्या होता है? देखिए ये एक चालक है, मान लीजिए चालक के अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो चलते रहेंगे। क्या कोई इलेक्ट्रॉन चलते हुए आपस में टकराएंगे? नहीं टकराएंगे। तो श्रांति काल की परिभाषा ये है कि दो लगातार टक्करों के बीच एक आवेश वाहक को जो विश्राम का समय मिलता है उसी को उसका श्रांति काल या रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। जब भी किसी चालक में आवेश वाहक प्रवाहित होते हैं तो वो लगातार टकराते रहते हैं। दो लगातार टक्करों के बीच वह औसत समय जो आवेश वाहकों को खाली मिलता है, विराम का समय मिल रहा है, औसत समय, उसी को हम बोलते हैं श्रांति काल। और श्रांति काल को हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर टाउ जो है इसको हम लोग बलयुग्म का आघूर्ण नहीं लेंगे। यहाँ पर टाउ जो है इस श्रांति काल को प्रदर्शित करेगा। और अनुगमन वेग क्या होता है? अनुगमन वेग होता है किसी भी चालक के अंदर आवेश वाहकों द्वारा अर्जित अधिकतम औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, जबकि चालक के सिरे पर एक प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाया जाए। जब चालक के अंदर चल रहे हैं धारावाहक, आवेश चल रहे हैं, आवेशित कण चल रहे हैं, तो उनका कुछ ना कुछ अधिकतम औसत वेग होगा, उसी को हम अनुगमन वेग कहते हैं।
और अनुगमन वेग को हम vd से प्रदर्शित करते हैं। तो श्रांति काल आपको समझ में आया। किसी भी चालक के अंदर धारावाहकों के दो लगातार टक्करों के बीच का विराम का औसत समय श्रांति काल कहलाता है। और अनुगमन वेग किसी भी चालक के अंदर आवेश वाहकों द्वारा अर्जित अधिकतम औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, जबकि चालकों के सिरे पर एक प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाया जाए या आरोपित किया जाए। तो ये हो गया। अब हमको देखना है कि श्रांति काल और अनुगमन वेग के बीच का संबंध क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी देख लेते हैं। अब अनुगमन वेग और श्रांति काल के बीच के संबंध को भी हम देख लेते हैं और श्रांति काल का व्यंजक क्या होता है उसे भी देख लेते हैं। चलिए, अब मान लीजिए कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र E के अंतर्गत चल रहा है। आवेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल कितना होगा? तो स्थिर विद्युत बल Fe बराबर होता है आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E के बराबर होता है। E का मान 1.6 गुणित 10 के घाते -19 कूलम। तो ये हो गया आवेश गुणित विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र E में जब एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उस पर लगने वाला बल जो होगा वो आवेश गुणित विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। इसको समीकरण 1 कर दीजिए। अब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से जो होता है हमारा बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को me से प्रदर्शित कर दिए और त्वरण को a से प्रदर्शित कर देते हैं। सदिश के लिए सदिश रूप में ही लेते हैं। चलिए, इसको समीकरण 2 कर दिए। समीकरण 1 और 2 दोनों ही बल है, मतलब बाएं पक्ष बराबर है। तो बाएं पक्ष की तुलना करने पर ये विद्युत बल ही ले रहे हैं दोनों में, एक स्थिर विद्युत बल की परिभाषा से और दूसरा ले रहे हैं न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। दोनों समीकरण की तुलना कर दीजिए। तो me गुणित a बराबर आ जाएगा E गुणित कैपिटल E। तो त्वरण A का मान जो है ये आ जा रहा है E गुणित कैपिटल E बटे me। इसको समीकरण 3 करके छोड़ दीजिए। अभी सारे जो आवेश वाहक हैं उनके प्रारंभिक वेग का औसत जो होगा 0 होगा, क्योंकि सारे के सारे जो धारावाहक हैं वो विराम से चलना शुरू करेंगे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विराम से चलना शुरू करेंगे, शुरू में सब रुके हुए रहेंगे। तो हम लोग चाहे तो यहां लिख सकते हैं वेक्टर u बराबर आ जाएगा पहले पहला जो इलेक्ट्रॉन है उसका प्रारंभिक वेग u1, दूसरे का u2, ऐसे करते करते nवें का un ले लेते हैं और सभी का औसत जो होगा, सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत प्रारंभिक वेग होगा उसको हम 0 चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ पर u बार लेना ज्यादा सही होगा क्योंकि औसत के लिए हम लोग बार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए लेते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए अंतिम वेग वेक्टर v1 बराबर आ जाएगा वेक्टर u1 प्लस वेक्टर a गुणित τ1। ये गति के प्रथम समीकरण से आ रहा है। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस at। v है हमारा अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, a है त्वरण और t है समय। यहां पर हम इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग, इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग, इलेक्ट्रॉन पर लग रहा त्वरण, इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल। इसी प्रकार दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगा v2 बराबर u2 प्लस वेक्टर a τ2। इसी तरीके से अगर हम लोग इस प्रक्रिया को रिपीट करते जाएं तो nवें जो आवेश वाहक होगा उसका अंतिम वेग हो जाएगा un प्लस वेक्टर a τn। अब यहाँ पर τ1, τ2, τ3 अप टू τn जो लगातार ये चल रहा है, ये सब है श्रांति काल अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के। तो यहाँ पर ये अंतिम वेग निकल गया। तो जो हमारा अनुगमन वेग vd होगा, अनुगमन वेग क्या होता था? किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन द्वारा या धारावाहक द्वारा अर्जित अधिकतम औसत वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो अधिकतम औसत वेग कैसे आप निकालेंगे? वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 प्लस डैश करते करते वेक्टर vn पूरे के बटे n ले लिए इज इक्वल टू अब v1 v2
इनके मान रखना शुरू कीजिए, v1 v2 vn का मान। तो v1 की जगह मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, u1 प्लस a टाउ 1, फिर प्लस u2 प्लस a टाउ 2, प्लस जैसे यहाँ पर आ जाएगा un प्लस a टाउ n, और पूरे के बटे आ जाएगा n। यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होगा। ऊपर का आपने नोट कर लिया है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। समीकरण 3 का थोड़ा प्रयोग करना पड़ेगा, तो समीकरण 3 को चलिए मैं यहां लिख देता हूं। वेक्टर a इज इक्वल टू आ जाएगा e गुणी e बटे m e, समीकरण 3। ठीक, अब यहाँ पर प्रारंभिक वेग के औसत को एक साथ ले लेते हैं। तो vd बराबर आ जाएगा u1 प्लस u2 डैश un, पूरे के बटे आ जाएगा n, प्लस वेक्टर a, यहाँ पर सभी जगह से वेक्टर a कॉमन निकल सकता है, यहाँ पर आ जाएगा टाउ 1 टाउ 2 डैश टाउ n, पूरे के बटे आ जाएगा n। अब देखिए औसत प्रारंभिक वेग जो है यहाँ पर आपने कितना लिया था, 0। इस पूरे का मान कितना था, 0। तो यहाँ पर जो ये औसत प्रारंभिक वेग है इसका मान भी आ जाएगा 0। तो vd बराबर हम लिख सकते हैं 0, वेक्टर a, यहाँ पर टाउ 1 टाउ 2 प्लस टाउ n बटे n जो है ये है हमारा श्रांति काल। श्रांति काल क्या होता था, किसी भी चालक में प्रवाहित हो रहे धारावाहकों के दो लगातार टक्करों के बीच का वह औसत समय जो जिसमें उस धारावाहक को विराम मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, श्रांति काल। तो श्रांति काल टाउ बराबर हो जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 डैश टाउ n, पूरे के बटे n। तो ये देखिए ये टाउ 1 क्या था, पहले का श्रांति काल, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, nवें का। तो सभी का औसत जो है उसको हम क्या ले लेते हैं, टाउ। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, टाउ। समीकरण 3 से a का मान रख दीजिए ये संबंध में। तो यहां पर vd बराबर आ जाएगा e वेक्टर e गुणित टाउ बटे m e। तो ये हो गया हमारा सूत्र। अनुगमन वेग vd, अनुगमन vd को छोटा सा लिखेंगे, d को छोटा सा लिखना है यहाँ पर। अनुगमन वेग vd और श्रांति काल टाउ के बीच का संबंध। यहाँ पर vd अनुगमन वेग है, टाउ श्रांति काल है, me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, me जो है ये शायद आपको याद हो 9.1 इंटू 10 के घाते माइनस 31 किलोग्राम। E जो है इसका मान किसके बराबर होता है, 1.6 गुणित 10 के घाते माइनस 19 कूलाम। और E जो हो गया वो हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और टाउ हो गया हमारा श्रांति काल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक संबंध है, ये परीक्षा में आते रहता है, ये आपको याद भी होना चाहिए और ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करने भी आना चाहिए। मेरे ख्याल से अनुगमन वेग और श्रांति काल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट रहे तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से ही मैं आपका डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी आपका फीडबैक हो आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा होगा तो एक लाइक जरूर प्रेस करेंगे। धन्यवाद।